हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अलाउंसेस के बारे में। अलाउंसेस बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, वास्ट टॉपिक है डिस्कशन के लिए, बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि ITR 1 में अलाउंसेस आपसे पूछे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अलाउंसेस के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। An allowances is a fixed amount of money paid regularly in addition to the salary for meet specific requirement of the employee. अलाउंसेस होते क्या है, आपको अपने एम्प्लॉयर से एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है अपनी सैलरी के साथ साथ। जो फिक्स्ड अमाउंट आपको किस चीज़ के लिए मिलता है, अपने और एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए मिलता है, लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, इस तरीके का जब आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी के साथ, तो आप उसको अलाउंसेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब अलाउंसेस जो है 3 कैटेगरी के यहाँ पे आते हैं। टैक्सेबल, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, जो एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं ना तो टैक्सेबल होते हैं पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं, वो पार्शियल टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ हम कौन कौन से अलाउंस की टैक्सेबिलिटी क्या है उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ITR 1 जब आप फाइल करते हैं तो ITR 1 में जैसे ही हम ग्रॉस टोटल इनकम पे जंप करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम को सिलेक्ट करते हैं, अपनी इनकम को जो है एंटर करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सैलरी एग्जम्पशंस के बारे में, कि सैलरी में से आप क्या क्या एग्जम्पशन क्लेम करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं जिनकी एग्जम्पशंस आप क्लेम करने वाले हैं। सो इस ITR 1 में जैसे जैसे इन्होंने अलाउंसेस के बारे में आपसे पूछा है वैसे वैसे ही मैं आपको इस यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बारी आती है सेक्शन 1014(1) अलाउंस के बारे में। Section 1014(1) Allowances prescribed to meet expenses incurred wholly, necessarily and exclusively in performance of duty. Section 1014(1) अलाउंस किस चीज़ के बारे में बात करता है कि अगर हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अपने ऑफिस कि जो हमारा ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के लिए अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो आपका जो है इस अलाउंस में कवर होता है सेक्शन 1014(1) के अंदर। स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ परक्यूजिट्स स्पेशली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड वोली नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जिस एक्सपेंडिचर के बिना आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ही नहीं कर सकते, या यहाँ ये उस एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं फॉर performance of duty of an office or employment of profit. For the allowance under this category, there is no limit on amount which the employee can receive from the employer, by whatever amount is received should be fully utilized for the purpose for which it was given to him. यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अगर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ऑफिस में, एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर मिल रहा है जो कि पर्क्स की सिचुएशन में नहीं आता, तो वो आपके लिए अलाउंसेस हैं और आपको ये अमाउंट जितना भी मिल रहा हो, ठीक है, द थिंग इज कि आपका उसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो जिस पर्पस के लिए आपको दिया जा रहा है, तो ये जो आपका अलाउंस है ये फुली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आएगा। ये जो आपके अलाउंसेस हैं ये किस तरीके के हैं? ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडेमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, इस तरीके के अलाउंसेस इसके अंदर कवर हैं। और ये जो आपकी एग्जम्पशन है ये आपको कब मिलेगी? अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती, कोई आपको अलाउंसेस अलाउ नहीं होते, ओनली 99% है, 1% ही ऐसी वो है जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ होंगी। बट अगर मैं इस अलाउंस की बात करूं तो यहाँ पे ये जो ऊपर की 3 कैटेगरी हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, सिर्फ और सिर्फ इन 3 कैटेगरीज के केस में जो है आपको ये अलाउ किया जाएगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अदरवाइज कोई भी इस सेक्शन का अलाउंस ऐसा नहीं है जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पे अलाउ होगा।
सो सेक्शन 1014(1) का अलाउंस सबको क्लियर हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट अलाउंस, दैट इज सेक्शन 1014(2). सेक्शन 1014(2) कौन से अलाउंस की बात करता है? अलाउंस इज ग्रांटेड टू द असेसी टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। आपको पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उनको सेक्शन 1014(2) जो है कवर करता है। यहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू द असेसी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस और employment of profit are ordinarily performed by him or at the place where he ordinarily reside, or to compensate him for the increased cost of living। जो सेक्शन 1014(1) का अलाउंस था वो था कि आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए किया है और कहाँ किया है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और एम्प्लॉयमेंट वर्क आप इसको कर रहे हैं। बट सेक्शन 1014(2) बात करता है कि अगर आपको ऐसे स्पेशल अलाउंस मिल रहे हैं जो आप अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इनकर्ड कर रहे हैं, चाहे आप एट द टाइम ऑफ ड्यूटी इस चीज़ को कर रहे हो या फिर आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग से इस चीज़ को इनकर्ड कर रहे हो, तो आपको जो है इस वाले अलाउंसेस की जो एग्जेम्पशंस है वो दी जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि इस अलाउंस में आपको कितनी एग्जेम्पशन दी जाएगी। तो अगर मैं 1014(2) की बात करूं तो इन्होंने जितने भी अलाउंसेस इसके अंदर कवर होते हैं इनका अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है। जैसे इसके अंदर आपके कवर होते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। इस तरीके के अलाउंसेस जो है जो कि पर्सनल नेचर में आपको मिल रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के दौरान आपको दिए जा रहे हैं, तो वो कवर होते हैं 1014(2) में। और इन सब अलाउंसेस की अपनी अपनी एक कैटेगरी है, लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको इसकी एग्जाम्पशन दी जाएगी। जब आपको ये अलाउंस मिलेंगे तब आपको अपनी सैलरी इनकम में इनको इंक्लूड करना है, और बाद में जब आपसे रिटर्न में पूछा जाएगा कि आपको ये अलाउंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपको येस या नो करना है, और जितनी भी आपकी एग्जाम्पशन बनती है उतना आपको यहाँ पे क्लेम कर लेना है। ओके, सो आप इसमें जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की हमारी जो लिमिट सेट करी गई है वो करी गई है 100 रुपीज़ पर चिल्ड्रन इन अ मंथ। ठीक है, और मैक्सिमम आप 2 चिल्ड्रंस तक ही उसको अवेल कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपका कितना हो गया 200 पर मंथ, 2400 इन अ ईयर आप जो है इसकी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपके हाथ में जो है टैक्सेबल में आएगा। और जो स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे डम्प है, हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, तो उन सब के केस में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की लिमिट सेट की गई है वो की गई है 3200 पर मंथ। 3200 पर मंथ तक आपको एग्जाम्पशन है, उसके बाद जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल मिलेगा। तो इस तरीके से हर एक अलाउंस की इस कैटेगरी के अंदर अपनी एक लिमिट सेट कर दी गई है, उतनी लिमिट तक आपके लिए एग्जाम्पशन है, उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा। और इस अलाउंसेस की जो एग्जाम्पशन है वो भी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम को मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में आप इस अलाउंस की एग्जाम्पशन को अवेल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी आपको 3200 पर मंथ का क्राइटेरिया डिस्कस किया फॉर डीफ, डम्प और हैंडीकैप डिसेबल पर्सन के लिए, सिर्फ इन्हीं पर्सनस को न्यू टैक्स रिजीम में इस अलाउंस की एग्जाम्पशन अलाउ है, वो भी 3200 पर मंथ के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा अलाउंस सेक्शन 1014(2). नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 1013(a). बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके CTC में HRA देखने को मिलता है। सो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। HRA, ठीक है, सबके लिए बहुत नॉन एरिया है HRA। जब आपका CTC या सैलरी मिलता है तो सैलरी में HRA का कंपोनेंट 99% होता है। 99% की CTC जब ड्राफ्ट की जाती है उसमें HRA का कंपोनेंट होता ही होता है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस।
ठीक है। अगर एम्प्लॉय रेंट पे रहता है तो एम्प्लॉयर जो है HRA की फॉर्म में उसको जो भी वो रेंट पे रह रहा है उसका एक्सपेंडिचर अलाउ करता है। ओके, सो ये जो एक्सपेंडिचर है HRA के फॉर्म में, इसको आप पहले अपनी इनकम में इंक्लूड करते हैं अंडर द हेड सैलरी, अंडर अलाउंसेस, ठीक है। बट इसमें HRA की जो है एग्जेम्पशन भी दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप अलाउंसेस के अंदर जाके उस एग्जेम्पशन को क्लेम कर लेते हैं। जितना आपको HRA मिल रहा है, ठीक है, या फिर जितना आप रेंट पे कर रहे हैं, वो टोटल अमाउंट आपको कभी भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता HRA के अंदर। इसकी अपनी कैलकुलेशन होती है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। HRA is a special allowance specially granted to an employee by his employer toward the payment of rent for residence of employee। एम्प्लॉई के रहने के लिए अगर एम्प्लॉई रेंट पे रह रहा है तो उस रेंट को जब एम्प्लॉयर रिम्बर्स करता है या फिर एम्प्लॉयर पे करता है उस रेंट को, तो वो HRA की डेफिनेशन में अमाउंट आ जाता है, ठीक है। HRA granted to an employee is exempt to the extent list of the following। इसकी 3 इन्होंने क्राइटेरिया दिया है एग्जेम्पशन का। इन तीनों में से जो भी लिस्ट अमाउंट निकल के आएगा उतना आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में। नंबर 1, HRA एक्चुअली रिसीव्ड, जितना भी आपको HRA मिल रहा है आप वो ले लीजिए। नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उसमें से आपको जो है 10% ऑफ सैलरी लेस करना है। रेंट पेड पूरे साल का रेंट, मान लीजिए आप 10,000 पर मंथ पे करते हैं, 1,20,000 आपका रेंट हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो भी आपको उस साल की सैलरी मिली पूरे साल की, यहाँ पे कौन सी सैलरी की बात करता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस, ठीक है। बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस प्लस कई बार टर्नओवर बेस्ड हमें कमीशन भी मिलती है, उस कमीशन को भी आप इस सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। उसका 10% आपने जो भी रेंट पे किया उसमें से लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आप एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, 50% ऑफ द सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड फॉर मेट्रो सिटीज़ एंड 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज़। यहाँ पे क्या है, 2 कंसेप्ट इन्होंने डाल दिए कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो 50% ऑफ द सैलरी, अगर आप अदर सिटीज़ में रह रहे हैं अदर देन मेट्रो सिटीज़ तो 40% ऑफ सैलरी का जो है यहाँ पे आपका क्राइटेरिया सेट हो गया। तो अब इन 3 कंडीशंस में आपको देखना है कैलकुलेट करके कि तीनों में से सबसे कम अमाउंट किस में आता है। उतने ही अमाउंट का आप जो है HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फिल करते समय। हमने जो डिडक्शंस क्लेम की थी चैप्टर 6A की, वहाँ पर भी एक आपका सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG में भी इसी तरीके की कुछ कैलकुलेशन थी जहाँ पे हम डिडक्शन अलाउ करते थे अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो उस चीज़ की, ठीक है। तो उस सेक्शन को मैंने जब डिस्कस किया था तो साफ साफ ये बताया था कि उस सेक्शन में आप डिडक्शन जब भी क्लेम कर सकते हैं जबकि आपको HRA ना मिलता हो, ठीक है, या फिर आप HRA में डिडक्शन क्लेम ना करते हो, HRA आपको एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिल रहा, तो ही आप 80GG सेक्शन में अपना जो आपने रेंट पे किया है उसको क्लेम कर सकते हैं। सो अगर मैं उस पॉइंट को यहाँ से कोरिलेट करूँ तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि HRA में आप, क्योंकि जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो अमाउंट रिम्बर्स कर दिया, उसकी आप एग्जेम्पशन भी क्लेम कर रहे हैं, तो इसीलिए 80GG सेक्शन में कहा गया था कि अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो आप 80GG के अंदर जो आपने रेंट पे करा है उसकी डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही रेंट पे के ऊपर आपकी वो डबल डिडक्शन जो है क्लेम हो जाएगी, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। इसी तरीके से HRA के साथ साथ और भी सेक्शन है जहाँ पर हम रेंट पेड या फिर जो हमारी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है उससे रिलेटेड हम एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, 80GG की मैंने अभी बात करी, और 80EE भी एक सेक्शन है जहाँ हम लोन की रिबेट की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे वहाँ पे मैं आपको पूरे कोरिलेट करके सारी चीज़ों को इन सब चीज़ों में डिस्कस करूँगी। सो आई थिंक HRA का कंसेप्ट सबको क्लियर है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट इज लीव ट्रेवल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(5). ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये मिलता ही है, आजकल तो प्राइवेट्स को भी मिलने लगा है कि आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग पर और उसकी रिम्बर्समेंट जो है आपका एम्प्लॉयर करेगा। तो जब आपको वो रिम्बर्समेंट मिलती है वो आपकी इनकम का पार्ट मानी जाती है। सैलरी में पहले आप उसको एज अ इनकम काउंट करते हैं, फिर इस सेक्शन के अंदर आप जो है एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं वो अब हम इसमें बात करते हैं। असेसी हु इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर ट्रैवल फॉर असेसी एंड हिज फैमिली अप टू 2 चिल्ड्रंस। यहाँ पे इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है कि अगर आप ट्रैवलिंग पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपनी फैमिली के, और फैमिली में कितने चिल्ड्रंस होने चाहिए, 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस होंगे तो आपको एग्जेम्पशन उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो असेसी हु इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर ट्रैवल फॉर असेसी एंड हिज फैमिली अप टू 2 चिल्ड्रंस on leave to any destination in India is eligible for exemption in respect of LTA to the extent of expenses actually incurred for the purpose of such travel subject to the following limits। ये कह रहे हैं कि इंडिया में किसी भी जगह पे आप जो है घूमने के लिए जा सकते हैं, वो इस एग्जम्पशन कैटेगरी में आपको फॉल करता है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, जितना भी आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया है वो पूरे अमाउंट की आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। बट द थिंग इज़ कि आपकी जो फैमिली में है 2 ही चिल्ड्रंस हो, 2 से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा एक और इनकी कंडीशन है, द एग्जम्पशन ओनली इन 2 आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 4 years विल option to claim exemption for one journey in the calendar year immediately following द एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जो है रोज अपना ट्रेवल बुक कर रहे हैं और आपको LTA का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी की तरफ से भी ऐसा होता है कि जो आपको रिम्बर्समेंट मिलती है वो 4 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 टूर की आपको जो है रिम्बर्समेंट मिलती है। ठीक है, तो आप उन 2 टूर्स की ही एग्जेम्पशन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। बट समटाइम्स ये होता है कि एक ही कैलेंडर ईयर में मेरे 2 टूर एक साथ प्लान हो गए, तो उस केस में ये कहते हैं कि दोनों में से एक ही टूर की आप एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं एज एन एग्जेम्पशन, अगर सेम कैलेंडर ईयर में आपके वो प्लान हो जाते हैं। तो जैसे कि एग्जेम्पशन ओनली इन 2 आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 4 years। ठीक है, और अभी करंट ब्लॉक क्या था हमारा, जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक, और अब हमारा क्या चल रहा है, नेक्स्ट ब्लॉक जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है जनवरी 22 से लेकर। ठीक है, तो आप 4 years काउंट कर लीजिए, 22, 23, 24, 25, 26 तक, तो 31 दिसंबर 26 तक आपका नेक्स्ट ब्लॉक है। तो उन 4 सालों के ब्लॉक में आपको 2 साल की एग्जेम्पशन मिलेगी विद द ऑप्शन टू क्लेम एग्जेम्पशन फॉर वन जर्नी इन द कैलेंडर ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ ब्लॉक। कि अगर एक ही कैलेंडर ईयर में आपकी 2 जर्नी हो जाती हैं तो उसमें से आपको एक ही जर्नी का डिडक्शन मिलेगा। आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किसका लेना चाहते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है वो आप जितना भी आपको रिम्बर्समेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये था हमारा LTA सेक्शन 10(5). नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। Our next allowance is death कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड अंडर सेक्शन 10(10). रिटायरमेंट या फिर डेथ के टाइम पर जो भी ग्रेजुटी का फंड मिलता है असेसी को या फिर असेसी के नॉमिनीज को, उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में अभी हम इसमें बात करेंगे। उसकी टैक्सेबिलिटी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुटी का जो भी आपको पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर या फिर डेथ के बाद, तो वो पूरा पैसा आपका टैक्सेबल होता है। इसकी एग्जेम्पशन अमाउंट आप बाद में क्लेम करते हो, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको वो डिडक्शन मिलती है। वो लिमिटेशंस क्या है, उसके लिए हमने पहले जो फंड मिल रहा है आपको उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, और या फिर आपको ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट।
ठीक है, हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अगर कि आपको जो फंड रिसीव हो रहा है वो ग्रेजुटी एक्ट के अंदर रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस दी गई हैं। इन 3 सिचुएशंस में आपको कैलकुलेशन करनी है, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा इन 3 में उतना आप एज एन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपने ग्रेजुटी अमाउंट में से। तो ग्रेजुटी एक्ट में अगर कवर होते हैं तो उसकी क्या क्या सिचुएशंस हैं। नंबर 1 20 लाख रुपीस, नंबर 2 जो आपको ग्रेजुटी एक्चुअली मिल रही है वो, नंबर 3 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ऑन सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जिस साल की आपने कंप्लीट सर्विस दी है या पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मतलब आपको उस साल को कंसीडर करना है जिस साल में आपने 6 महीने से ज्यादा सर्विस दी है, तो उसमें आपको 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करनी है लास्ट ऑन सैलरी के बेस पर। उस ईयर के लास्ट मंथ में जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसमें आप 15 डेज की सैलरी अपनी कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जो है देखेंगे कि 3 सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में आपका अमाउंट सबसे कम है, उतने ही अमाउंट को आप एज एन एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है। सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर दिस पर्पस शैल बी टेकन एज 26। जब आप 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मान के चलना है कि 1 मंथ में आपके 26 डेज हैं, तो 26 डेज के अकॉर्डिंग ही आप 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। और सैलरी की डेफिनेशन में आपकी बेसिक सैलरी और डीए इंक्लूड होगा और कोई पर्क्स या अलाउंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब ये तो था कि अगर आपकी ग्रेजुटी एक्ट में कवर होती है तो, अगर आपकी ग्रेजुटी एक्ट में कवर नहीं होती तो क्या होगा। एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई ऑन हिज रिटायरमेंट और हिज बिकमिंग इनकैपेसिटेड prior to such retirement or on his termination or any gratuity received by his widow, children, dependents on his death is exempt from tax to the extent least of the following। इसमें से जो भी कम अमाउंट आएगा उतना आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन है। ₹20 लाख, दूसरी ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव्ड, इसमें भी सेम सिचुएशन थी फर्स्ट की 2। थर्ड सिचुएशन में चेंज है, हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन 10 मंथ एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, आपको यहाँ पे हाफ मंथ सैलरी को कंसीडर करना है। यहाँ पे हमने 15 डेज सैलरी को कंसीडर किया था और ये हाफ मंथ सैलरी को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आप जो है एवरेज सैलरी को 10 मंथ्स की जो है एवरेज सैलरी आप अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। उस एवरेज सैलरी को जितने साल आपने काम किया उतने सालों से मल्टीप्लाई करके फिर आप हाफ मंथ सैलरी को जो है कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। फिर इन तीनों में से जो भी लिस्ट अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको एज एन एग्जेम्पशन दिया जाएगा। यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ provided in the term of employment for retirement benefit forming part of salary and commission which is expressed as a fixed percentage of turnover। अगर आपको टर्नओवर का कोई फिक्स परसेंटेज भी मिलता है एज एन कमीशन तो वो भी आप सैलरी के साथ उसको इंक्लूड करके चलेंगे। सो ये था हमारा बेसिक कंडीशन कि ग्रेजुटी में कवर होगा तो कितनी आपको डिडक्शन मिलेगी और ग्रेजुटी में कवर नहीं है तो कितनी डिडक्शन मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं, किसी भी लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय के अंदर आते हैं, तो उस केस में आपका ये जो फंड होता है ग्रेजुटी का ये फुली एग्जेम्प्ट होता है, ये टैक्सेबल ही नहीं होता। तो इस कंडीशंस के यहाँ पे क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, आपके लिए फुली एग्जेम्प्ट है। अदर देन दिस, अगर आप डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड है तो भी आपके लिए जो भी ये ग्रेजुटी का अमाउंट मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल। अगर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही ग्रेजुटी का कुछ फंड मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा। आप इन सिचुएशंस में जो 89(1) का रिलीफ है वो क्लेम कर पाएंगे, बट टैक्सेबिलिटी उसकी बनी रहेगी, आपको पूरे अमाउंट पर ही टैक्स पे करना है।
तो ये ओके, तो ये था हमारा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड अंडर सेक्शन 1010। इसमें एक दो और नोट्स मैंने अलग से मेंशन किए हैं कि समटाइम्स होता है कि हम मोर देन वन एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं, तो हमें ग्रेजुटी एक नहीं 2 जगह से मिल रही है या 2 से 3 जगह से मिल रही है, तो उस केस में ये जो मैक्सिमम एग्जम्पशन का क्राइटेरिया है वो ओवरऑल एक ही रहेगा। अगर आप एक जगह से ऑलरेडी ग्रेजुटी ले चुके हैं और उसके ऊपर एग्जाम्पशन क्लेम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट ग्रेजुटी मिलने के टाइम पर आपका जो भी बैलेंस अमाउंट बनता है 20 लाख से कम जो भी बनेगा उतना ही आप क्लेम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से इस 20 लाख को क्लेम कर लेंगे। Where gratuity is received in any previous year from the former employee and again received from another employer in the later previous year, the limitation of 20 lakh will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier। तो वो अमाउंट आपका जो है कम हो जाएगा, आप टोटल अमाउंट का बेनिफिट अगेन एंड अगेन नहीं उठा सकते। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1010AA, लीव सैलरी एग्जेम्पशन। लीव सैलरी होता क्या है? हर एक एम्प्लॉयमेंट में एक फिक्स्ड लीव्स दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर आप उन लीव्स को अवेल कर लेते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी लीव्स को अवेल नहीं करते, उस लीव्स के अगेंस्ट हमें कैश दे दिया जाता है या फिर जो भी हमारी सैलरी बनती है वो हमें दे दी जाती है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर ये सेक्शन बनाया गया है। If leave salary and cash is received by any employer while in employment, then it's fully taxable। During the employment अगर आपको leave salary मिल रही है तो वो आपकी fully taxable है, कोई exemption इसमें से नहीं दी जाएगी। While if leave encashment is received in case of retirement or superannuation or resignation, then exemption is available up to the following limit। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पर ले रहे हो तो आपको ये कंडीशंस दी गई हैं, इसमें से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फुली एग्जेम्प्ट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, जो भी आपकी लीव सैलरी है वो फुली एग्जेम्प्ट है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं तो ये 4 कंडीशन इन्होंने दी हैं, इन चारों में से जो भी लोअर अमाउंट निकल के आएगा उतनी आपको रिबेट मिलेगी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ₹3 लाख, 10 मंथ एवरेज सैलरी आप कैलकुलेट करोगे और उसमें उसके बाद आप 10 मंथ्स की सैलरी कैलकुलेट कर लोगे। देन एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय लीव एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉई। जो भी आपकी एवरेज सैलरी है आप उसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे, जो एम्प्लॉई को लीव्स मिली है उतने अमाउंट, उतने डेज या फिर मंथ से। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन रखी गई है, लीव कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। एक पूरे साल में, जहाँ पे आपने पूरे साल में अपनी सर्विसेज दी है, 30 डेज से ज्यादा आपको लीव नहीं मिल सकती, चाहे वो पेड लीव है चाहे वो अनपेड लीव है। ठीक है, अगर आप इन 30 डेज में से ऑलरेडी लेट सपोज 15 डेज की लीव ले चुके हैं और अब आपको 15 डेज का कैश मिल रहा है, तो आप जब ये कैलकुलेट करोगे तो इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे वो 15 डेज से मल्टीप्लाई करोगे एवरेज सैलरी पर डे की निकालने के बाद। और अगर आपने 14 डेज ले ली है, 16 डेज पेंडिंग है या फिर आपको 30 डेज नहीं मिलती, 30 डेज से ज्यादा मिलती है, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम सिर्फ 30 डेज इन अ ईयर को कंसीडर करके चलेंगे। तो ये आपकी 4 कंडीशन है, चारों कंडीशंस को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका लोअर अमाउंट आएगा उतना आपको लीव सैलरी एग्जेम्पशन सेक्शन 1010AA में मिल जाएगी। इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपका फॉर्म 16 मिलेगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, उसमें ये कैलकुलेशन ऑलरेडी दी होगी, आपको अमाउंट मेंशन होगा कि कितनी आपको एग्जेम्पशन लेनी है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फॉर्म 16 में भी वो ये एग्जाम्पशन क्राइटेरिया डाल देते हैं, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये फुली एग्जाम्प्ट होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा कि आप टैक्सेबल में है या एग्जाम्प्ट कैटेगरी में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। Then if leave salary is received by the employee from more than one employer in the same previous year or in a different previous year, the aggregate amount received
exempt from tax on the account of leave encashment cannot exceed 3 लाख। चाहे आपको एक एम्प्लॉयर से फंड मिले, चाहे मोर देन वन एम्प्लॉयर से मिले, चाहे एक फाइनेंशियल ईयर में है या मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर में, 3 लाख से ज्यादा की आप एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। लीव सैलरी पेड टू अ लीगल हायर ऑफ असेसी हु डाई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी टैक्सेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डेथ के केस में लीगल हायर को लीव सैलरी मिल रही है, लीव एनकैशमेंट मिल रही है, अपने जो भी असेसी है उसके अगेंस्ट, तो वो टैक्सेबल की कैटेगरी में नहीं है, वो फुली एग्जाम्प्ट है। जबकि हमने जब सेक्शन 10 पढ़ा था उसमें था कि लीगल हायर को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया था कि उसको कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी। बट लीव सैलरी के केस में लीगल हायर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो फुली एग्जाम्प्ट है इस केस में। ठीक है, अब हो गया हमारा कवर लीव सैलरी एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)AA। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, एग्जाम्पशन टूवर्ड्स कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, सेक्शन 10(10)A। सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं, कम्यूटेड वैल्यू, कम्यूटेड क्या होती है, अनकम्यूटेड क्या होती है। जब आप रिटायर होते हो अपने एम्प्लॉयमेंट से, तो जब पेंशन डिसाइड की जाती है तो एम्प्लॉय को ये राइट दिया जाता है कि वो डिसाइड करे कि वो अपनी पेंशन लमसम अमाउंट में लेना चाहता है रिटायरमेंट के बाद, या फिर उस पेंशन को वो इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में मंथ वाइज लेना चाहता है। ठीक है, तो जितना अमाउंट आप कम्यूटेड मतलब लमसम अमाउंट में ले लेते हैं वो आपकी कम्यूटेड पेंशन होती है, और जितना आप किश्तों में या फिर मंथ वाइज आप लेते हैं उसको आप अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। तो जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है, जो आप बाद में मंथ वाइज रिसीव करते हैं अपने एम्प्लॉयर से, वो हमेशा टैक्सेबल होती है। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है और उसमें मेंशन करनी होती है। बट जो कम्यूटेड वैल्यू होती है, जो आपने लमसम अमाउंट अपने एम्प्लॉयर से वन टाइम लिया है रिटायरमेंट के बाद, उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करता है सेक्शन 10(10)A। The commuted pension received is exempted under section 10(10)A in the following manner. The commuted value of pension received by the government employee are fully exempt. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है commuted value of pension पे, वो fully आपकी exempt है। The commuted value of pension received by any other employee other than the government employee is exempt in the following manner. In case employee receive any gratuity, then the amount of exemption would be the commuted value of 1/3 of pension which the employee is normal entitled to receive. इसको किस तरीके से एग्जाम्पशन मिलेगी, अगर कि आपको ग्रेजुटी मिलती है, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी जो भी आपकी कम्यूटेड वैल्यू है उसका आप जो है 1/3 करेंगे, 1/3 ऑफ पेंशन विच द एम्प्लॉय इज नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव। जितनी भी आपकी पेंशन डिसाइड हुई है उसका 1/3 आपको जो है एग्जाम्पशन यहाँ पे मिलेगी अगर आप ग्रेजुटी लेते हैं तो। इन एनी अदर केस अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन वुड बी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ half of the pension which the employee is normal entitled to receive। अगर आप जो है ग्रेजुटी आप नहीं लेते तो आपकी जो 1/3 वैल्यू है वो कम होके हो जाएगी हाफ ऑफ द पेंशन विच द एम्प्लॉय इज नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव। जितनी भी आपको पेंशन मिलती है उसकी हाफ वैल्यू कंसीडर होगी एग्जाम्पशन अमाउंट में अगर आप ग्रेजुटी नहीं लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली एग्जाम्प्ट है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है तो दो केसेस हो गए कि अगर आपको ग्रेजुटी मिलती है, अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिलती। अगर कि आपको ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट, अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिलती देन हाफ ऑफ द पेंशन अमाउंट। थर्ड, द कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द फ्रॉम द पेंशन फंड
सेट अप बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर इंश्योरर आर फुली एग्जाम्प्ट। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस है या फिर एनी अदर इंश्योरेंस से अगर आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो वो फुली एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। सो अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपने देखा होगा सेक्शन 10(10) में भी वो फुली एग्जाम्प्ट थे, सेक्शन 10(10)AA में भी फुली एग्जाम्प्ट थे और सेक्शन 10(10)A में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम्प्ट है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, exemption towards retrenchment compensation received by workmen, section 10(10)B। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड समझते हैं रिट्रेंचमेंट होता क्या है। Retrenchment means termination of the service by the employer of a workman for any reason other than thana punishment imposed by way of disciplinary action, termination of an employee in a such a manner in a financially compensated by the employer and such financial compensation is termed as retrenchment compensation। समटाइम्स क्या होता है, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को खुद से निकालती है, ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम पर या फिर कंपनी को उन एम्प्लॉयज की अब ज़रूरत नहीं है तो उस केस में क्या होता है, जब वो एम्प्लॉयज को निकालती है तो उनको जो है फाइनेंशियली कंपनसेशन दिया जाता है। उस फाइनेंशियली कंपनसेशन को जो है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। बट अगर आपको किसी पनिशमेंट के अंदर निकाला जा रहा है, आपने कुछ एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से कंपनी उसको निकाल रही है, तो उस केस में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वर्ड यूज नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से कंपनी उनको निकाल रही है। बट हाँ, अगर अदर देन दिस कोई ऐसा रीजन बनता है जिसकी वजह से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकालती है, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम पर भी एम्प्लॉयज को निकाला गया कंपनी से, तो कंपनी उनको फाइनेंशियली कंपनसेशन देती है, उसको हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। तो सेक्शन 10(10)B जो है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करता है। Section 10(10)B of Income Tax Act provide exemption towards such retrenchment compensation received by workmen. Lower of the following amount is available as the exemption under Section 10(10)B। सबसे पहले तो आपको इसको टैक्सेबल कैटेगरी में डालना है, फिर उसके बाद इन 3 कंडीशंस को आप देखेंगे, जो भी अमाउंट कम से कम आएगा उतना आपको एज एन एग्जेम्पशन ग्रांट हो जाएगा। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव, जितना अमाउंट आपको मिल रहा है वो। द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका अमाउंट टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करती है। अभी राइट नाउ 5 लाख रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो 5 लाख रुपीज एन अमाउंट इक्वल टू 15 डेज एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। आपको 15 डेज की एवरेज सैलरी निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है जितना भी आपने टाइम अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है उससे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ ईयर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। उसमें पार्ट ऑफ द मंथ आपका वही कंप्लीट होगा जिसमें आपने 6 मंथ से ज़्यादा काम किया है। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो, तो उन 3 सिचुएशन में जो भी आपका लोअर अमाउंट आएगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, बाकी सारा अमाउंट जो है आपका टैक्सेबल होगा। However, it should be noted that above exemption limit is not applicable in respect of retrenchment compensation received by the workman in accordance with scheme approved by central government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लाई है तो उस स्कीम के अंदर हम इस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे कैलकुलेट, जो भी स्कीम में अमाउंट मेंशन होगा उस उतना अमाउंट का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। Now we'll move on to next section. Now we'll move on to next allowance. Our next allowance is section 10(10)C, taxability of amount received on voluntary retirement. Any amount received or receivable by an employee on his voluntary retirement or termination of his service is in accordance with any scheme of voluntary retirement or voluntary suppression in case of public sector company shall be exempt to the extent such amount does not exceed 5 lakh rupees। इसमें ये कहते हैं कि अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के अगेंस्ट रिटायरमेंट ली है तो आपको जो भी फंड मिल रहा है एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर ₹5 लाख विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10(10)C।
एग्जाम्पशंस के लिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या कंडीशंस हैं? द स्कीम अप्लाई टू एन एम्प्लॉय हु हैज आइदर कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विसेज और हैज कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जहां से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है वहां पर उन्होंने या तो 10 साल काम कर लिया है या फिर उनकी एज 40 ईयर्स प्लस है। It should be noted that above criterion doesn't apply to an amount received by the employee of a public sector company under the voluntary separation scheme framed by the public sector company। अगर जहां से एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसी पब्लिक सेक्टर कंपनी ने अगर वो स्कीम बनाई है तो आपको जो भी फंड मिलेगा उसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, वो फुली टैक्सेबल है। The scheme should apply to all employees which include worker, executive of company, cooperative societies, authorities। बस डायरेक्टर ऑफ कंपनी पे ये स्कीम जो है एप्लीकेबल नहीं होती। The voluntary retirement and voluntary separation scheme should have been drawn to result in a overall drop in a current strength of employee। मतलब ये कह रहे हैं इसकी एक ये भी कंडीशन है कि आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट की वजह से जो ओवरऑल एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है वो कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके बाद जो है आपकी पोस्ट पे किसी और को अपॉइंट कर लिया, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट की वजह से स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज की कम होती जानी चाहिए, उनके अगेंस्ट कोई और एम्प्लॉय जो है अपॉइंट नहीं होना चाहिए। The vacancy resulted from the voluntary and voluntary separation scheme is not to be filled up. The voluntary retiring employee shall not be employed in any other company। आपने एक बार अगर रिटायरमेंट ले ली तो आप कोई और कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे जो कि सेम मैनेजमेंट से बिलोंग करती है। The amount received of an employee under the voluntary retirement should not exceed। यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि जो एग्जाम्पशन मिलेगी वो तो मिलेगी आपको मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीस, बट आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पर फंड कितना मिल सकता है वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। द अमाउंट इक्वल टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेट सपोज आपने 10 ईयर सर्विस करी है तो 1 ईयर की 3 मंथ सैलरी तक आपको जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड मिल सकता है। कि जैसे 1 मंथ सैलरी 1 साल की अगर आपकी 10,000 रुपीज है तो 10 इंटू 3 30,000 फॉर अ ईयर एंड 30,000 फॉर 10 ईयर्स, इतना आपको मिलेगा। इससे ज्यादा आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट में फंड नहीं मिलेगा। द अमाउंट इक्वल टू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। या फिर आपका जो अभी टाइम बाकी है रिटायर होने का, जितना टाइम पहले आपने रिटायरमेंट अपनी अप्लाई कर ली है उस टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपकी सैलरी से, सैलरी पर मंथ से, तो जो अमाउंट निकलेगा इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा इससे ज़्यादा आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट में फंड नहीं मिल सकता आपकी कंपनी की तरफ से। और मैक्सिमम जो आपकी रिडक्शन है वो जो अमाउंट आपको मिल रहा है और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर अमाउंट आपको एज एन डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(c). Now our next section is section 10(c). An individual can receive income in the nature of perquisite not by way of monetary payment. This perquisite income is taxable in the hands of employee। section 10(c) क्या कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय को परक्यूजिट्स मिलते हैं उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, परक्यूजिट दोनों तरीके के हो सकते हैं, मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। सो एनी टाइप ऑफ परक्यूजिट टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के हाथ में। बट अगर परक्यूजिट्स के ऊपर जो टैक्स बनना चाहिए था वो एम्प्लॉय नहीं पे कर रहा, आपका एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, तो उस केस में क्या है, एम्प्लॉय को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर परक्यूजिट्स के ऊपर टैक्स पे कर रहा है तो वो जो टैक्स पे करने की वजह से एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिल रही है वो कवर होती है सेक्शन 10(c) के अंदर। तो ये जो एग्जम्पशन आपको मिल रही है इसके अंदर ये किस परक्यूजिट्स के लिए मिल रही है, अगर आपका परक्यूजिट नॉन मॉनेटरी नेचर का है और अगर आपका एम्प्लॉयर उसके टैक्स को बियर कर रहा है तो आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी। बट अगर आपका परक्यूजिट मॉनेटरी नेचर का है, मॉनेटरी टर्म्स में आपको मिल रहा है, फिर अगर आपका एम्प्लॉयर टैक्स बियर कर रहा है तो उस सिचुएशन में इस सेक्शन के अंदर कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सो ये थे हमारे अलाउंसेस के सारे सेक्शन। मैंने ITR 1 में जितने भी सेक्शन मेंशन किए गए हैं उन सबको आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये हमारा ITR 1 फॉर्म जब भी आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को फीड करने के लिए ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे इन्हीं सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस पूछता है कि इन सेक्शंस के अंदर आप क्लेम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वी हैड कवर्ड ऑल द सेक्शन
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चैप्टर 6A की डिडक्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।